अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th 2026 में बैठने वाले हैं या उसका एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप 40 टॉपिक पढ़ करके 100 अंक आराम से ला सकते हैं। इसमें जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप 40 टॉपिक पढ़ करके 100 में से मोस्ट प्रोबेबली आप 95 प्लस तो अबाउट जा ही सकते हैं, क्योंकि 2-3 अंक जानते ही हो एग्जामिनर आपकी शब्द त्रुटि या आपकी राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है या आपने कहीं पर कुछ कम शब्द लिखे हैं तो उस कारण काट लेता है। लेकिन ओवरऑल 40 टॉपिक में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं गारंटीड एकदम मैं समझ लो कि एनालिसिस करके इन टॉपिक्स को रखा हूँ चैप्टर वाइज। हर चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन मैंने रखा है या 40 टॉपिक। अगर आप इसको तैयार कर ले तो मेरे भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है एक दो एमसीक्यू इधर उधर बाहर से आ सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे टॉपिक्स यहीं से आने वाले हैं, लिटरेचर वाले पार्ट से यहीं से आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको अंत तक देखना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक्स को आप हो सके तो नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, या अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले इन 40 टॉपिक्स को जरूर से जरूर मेरे भाई, जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार तो पढ़ ही लेना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को बताता हूँ और आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, आप 100 में से 95 अंक मेरे भाई आराम से पा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण पर विस्तृत वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण पर विस्तृत वर्णन करना है। उसके बाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद 1789 में हुए फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक है भाई, समझ लीजिए कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को रखा हूं मैं, तो उसको आप देखिए। उसके बाद तीसरा इटली का एकीकरण, वो बहुत ज्यादा ये हो गया है भाई, ये थोड़ा सा अभी मेरा जो माउस है उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इटली का एकीकरण का विस्तृत वर्णन आपको करना है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, ये यानी ये 4 टॉपिक आपके हो गए। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य में हुआ था, इस घटना का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम विश्व युद्ध आपके इंडिया से रिलेटेड है, अपने मतलब भारत से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, और महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी समझ लीजिए कि आपके बोर्ड हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, और इवन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, आपका सामाजिक विज्ञान में भी। यानी महात्मा गांधी जी का टॉपिक ही ऐसा है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आप साइंस, सोशल साइंस में ही नहीं बल्कि आप हिंदी या संस्कृत में भी इनका मतलब वो देखेंगे, भूमिका देखेंगे, या इनके चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय द्वारा 19वीं शताब्दी में बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ये आपका प्रवाह का मतलब आप समझ लीजिए उसमें आ गए हैं। ठीक, तो ये मतलब अभी हिस्ट्री चल रहा है, तो 19वीं शताब्दी के ये क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना कब और कैसे हुई, स्थापना है यहाँ पर, कब और कैसे हुई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आया है तो यानी देखिए ये टाइम है डिजिटल का। पहले लोग क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब क्या कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीके से क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है, डिजिटलाइज्ड हो गया है, सारी चीजें इंटरनेट का युग आ गया है, तो उसमें ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय तथा उसके रोकथाम के लिए कुछ उपायों का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 10 टॉपिक आपके हो गए, और बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर लिखिए, ये समझ लीजिए कि आपका जो है भूगोल वाले टॉपिक का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जैव विविधता क्या है, जैव और अजैव संसाधन, जैव विविधता, ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मृदा अपरदन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन में आप जो है पर्यावरण से संबंधित है, तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं, महात्मा गांधी जी का ले लीजिए, उसके बाद मृदा अपरदन यानी पर्यावरण से
ले लीजिए और इंटरनेट वगैरह का ले लीजिए, मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ही समझ लीजिए पॉपुलर हैं या बहुत ही डिमांडेड टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको भूलकर भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है? तो इनको जरूर से जरूर करके जाना है। उसके बाद महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन का कारण तथा जो है कारण बताइए। और उसके बाद क्या है कि महामंदी के कारण तथा प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। महामंदी जो है, महामंदी भी आपको याद करना है, इसके जो कारण है, प्रभाव है, इसका भी वर्णन करना है। इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, 3 राज्यों के नाम, जिसमें से एक महाराष्ट्र है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी 3 और जहां पाई जाती है इसी के साथ है इसको, मतलब काली मृदा में क्या पाए जाते हैं, यानी काली मृदा में सबसे ज्यादा क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कपास। तो ये सारी मतलब इसका इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लो, काली मृदा के बारे में अच्छे से पढ़ लो। ओवरऑल इसका मेरे कहने का मतलब ये है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों तथा हानियों पर प्रकाश डालिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुउद्देशीय परियोजना, भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, 20वां टॉपिक। ये 20 टॉपिक आपके हो गए, समझ लो कि 50 अंक आपके जेब में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसको छोड़कर मत जाना। यहाँ 40 टॉपिक है, अगर आपके पास 20 दिन भी है तब भी आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 दिन भी है तब भी 4 टॉपिक डेली कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास 40 दिन है तो डेली एक एक टॉपिक। अभी तो आपके पास 120 डेज मेरे भाई, यानी 4 महीने हैं। अगर आप 3 दिन में एक टॉपिक भी करके करते हो या तैयार करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, याद करते हो, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मेरे भाई आराम से ला सकते हो। 100 में से 95 प्लस या 90 प्लस आराम से जा सकते हो, ठीक है। बहुत देर नहीं हुआ है, सामाजिक विज्ञान इजी सब्जेक्ट है, बस इसके आपको इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सड़क परिवहन का 3 गुण बताओ। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। उसके बाद परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। मैं फटाफट से फास्ट फास्ट बोल दे रहा हूँ। गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हैं, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 1992 ईस्वी की संविधान संशोधन से पहले की और बाद की स्थानीय स्थानीय प्रशासनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। भारत की विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं तथा इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक आपका 30 टॉपिक हो गया है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वही मैं बोल दे रहा हूँ, तो समय लेने से क्या फायदा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, 31 30 टॉपिक हो गए, यानी कि अच्छा खासा आपका सिलेबस यहाँ तक कवर हो जाएगा। उसके बाद भारत की विधायिकाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, हाँ, और महिला सशक्तिकरण, ये टॉपिक आपका जो है निबंध में भी आ सकता है। निबंध इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर भी आपका है महिलाओं से रिलेटेड, तो महिला सशक्तिकरण ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही समझ लीजिए कि सोशल साइंस संस्कृत में भी हो सकता है, या महिला सशक्तिकरण संस्कृत में भी 8 वाक्य का जो निबंध आता है उसमें भी दे सकता है, पूछ सकता है। उसके बाद आपका जो है, या कोई गद्यांश पद्यांश दे दे उसमें, मतलब जैसे अनसीन पैसेज दे दे उसमें, मतलब ओवरऑल ये सारे ऐसे टॉपिक्स है, 5-6 टॉपिक्स हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए कि 6 सब्जेक्ट्स को अगर मिला लें, वो 5-6 टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में 20-30 अंक आपको फ्री के दिया जाता है। तो उन 5-6 टॉपिक से को सामान्य टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, क्लास 10th और 12th दोनों में आते हैं, जो कि 20 से 30 अंक आराम से वो देखे जाते हैं, ठीक। उसके बाद बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जातिगत असमानता, ठीक। उसके बाद लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है मेरे भाई, ये भी पढ़ लो। उसके बाद यूएनडीपी का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर आपको करना है। उसके बाद संगठित तथा असंगठित सरकार से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। उसके बाद मुद्रा और साख पर टिप्पणी, ये भी एक समझ लीजिए छोटा टॉपिक है लेकिन ट्रिकी टॉपिक है। मुद्रा और साख सब समझ नहीं पाते, साख क्या है, ठीक। लेकिन आपके एग्जाम में अचानक से आ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप किए रहेंगे
आपने स्मार्ट वर्क किया है तो आराम से आप कर ले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है पूरा सिलेबस कर लेते आते हैं, तब भी इनको उनको इस बारे में नहीं पता हो, इस क्वेश्चन के बारे में। आपको अगर डायरेक्टली मिल रहा है, एनालिसिस के बाद अगर मिल रहा है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद धारिता का विषय विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपका 40 टॉपिक यहाँ पर होता है दी एंड। और 40 टॉपिक को अगर आप मेरे भाई, अगर इन 40 टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 95 एबव जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इन 40 टॉपिक्स को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 33 से 40 तक का। उसके बाद जो है आप और थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, हाँ। तो ये 14 से 32 का ले लो, उसके बाद 1 से 13 का। भाई ये ऐसे टॉपिक्स हैं यार मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत ही एनालिसिस के बाद इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लो। तो वीडियो में मैंने 40 टॉपिक्स को बताने थे, मैंने आपको बता दिए हैं, और आप इसको जल्द से जल्द तैयार कर लो मेरे भाई। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट पर अगर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जो कि कम समय में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, उसके लिए तो आप कमेंट करो। मैं आप जो भी कमेंट करेंगे मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को जरूर से जरूर पूरी करूंगा, ठीक है मेरे भाई। और जितना हो सके इन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर कर लो और टेस्ट दो। और टेस्ट देने के लिए भाई सबसे अच्छा सीरीज मैंने लॉन्च किया है, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई, एकदम फ्री में। आपको फ्री में मार्क बूस्टर सीरीज में वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट लिया जाएगा, साथ ही साथ उसकी कॉपी भी चेक की जाएगी मेरे भाई ऑनलाइन में। ये समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है, या टेस्ट की कॉपी आपकी चेक की जाएगी और उसके अंक भी आपको सुनाए जाएंगे, और वीकली, वो भी मेरे भाई वीकली टेस्ट होगा। ये नहीं कि एक बार हो गया साल में बस हो गया, नहीं, वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम आने के बाद डेली डेली टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, उसमें मतलब अगर आप टेस्ट ही खाली केवल और केवल टेस्ट दे लेते हो और टेस्ट के आंसर आपको पता है, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में 80-85 आराम से पा सकते हो। बहुत छोटा सिलेबस है भाई, 10th का सिलेबस क्या है, 11th और 12th के हिसाब से बहुत छोटा सिलेबस है। इतने तो भाई 3-4 चैप्टर में खत्म हो जाते हैं। रोटेशन मोशन इतना बड़ा चैप्टर है 11th का, उसमें समझ लो कि पूरा आपका ये बुक आ जाएगा साइंस का, ठीक है मेरे भाई। तो इसको पढ़ो, समझो, और 40 टॉपिक है ओवरऑल मैंने बताने थे, बता दिए। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और मार्क बूस्टर सीरीज क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक पर आप क्लिक करोगे और ज्वाइन कर लोगे, तो आप ऑलरेडी मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है मेरे भाई। क्या करना है, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक दोनों में से किसी एक में आपको क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आप ऑलरेडी क्या हो जाओगे, उसमें मतलब इंटर हो जाओगे, इनरोल हो जाओगे आप किसके लिए, उस कोर्स के लिए, मार्क बूस्टर के लिए। उसके बाद आपका वीकली टेस्ट होने लगेगा, ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय। और अपनी तैयारी में एकदम जुड़ जाइए और 40 टॉपिक को फोड़ दो मेरे भाई, आराम से याद कर लो। 4 बार 40 टॉपिक को 40 बार पढ़ लो, ठीक है। इसी में से आएगा, बाहर कुछ मत देखो, बस इन टॉपिक्स को। अगर आपके पास कम टाइम है तो इसी टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर और आपको पढ़ना है तो पढ़िए भाई, नॉलेज जितना ज्यादा लोगे उतना ही अच्छा है। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।